हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे हैं अपने साइंस के चैप्टर्स। राइट, अब तक हमने अपने टोटल 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो हमारी अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। आई एम 100% श्योर कि आपको उन वीडियो से बहुत क्लैरिटी मिलेगी। राइट, अब हम अपना आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ अवर चैप्टर नंबर 8। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की बुक में ये चैप्टर नंबर 9 से मेंशन हो, क्योंकि जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक में है वो चैप्टर नंबर 9 है। लेकिन अब आपका चैप्टर नंबर 7 जो है डाइवर्सिटी वाला, वो कट हो चुका है, इसलिए अभी आपका चैप्टर नंबर 8 बन गया है। ठीक है, दैट इज़ योर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब सबसे पहले हमेशा की तरह जो हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका टॉपिक समझ लेते हैं जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। राइट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को करने के लिए जो आप अपने एफर्ट्स डालते हो। राइट, कि मतलब आप कितने फोर्स, अगर आपको किसी भी चीज को पुश करना है तो आप कितने फोर्स से उसे पुश करते हो, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो चीज आपकी कितनी दूर तक जाएगी। अगर आपने किसी बॉल को फेंकना है, ठीक है, तो आप उसको कितने एफर्ट से फेंकते हो, मतलब कितने फोर्स लगा के फेंकते हो, तो वही चीज तो डिसाइड करेगी कि आपकी बॉल कितने डिस्टेंस कवर करेगी, कितना दूर तक जाएगी। राइट, और लॉज ऑफ मोशन क्या है? जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन के कुछ लॉज प्रपोज किए थे जो हमारे आज भी बहुत यूजफुल रहते हैं। हम उन लॉज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या होता है? ठीक है, इट इज द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क। ये एक ऐसी फोर्स है जो हमें कोई भी काम करने के लिए इनेबल करते हैं। मतलब कोई भी काम अगर आपको करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ उसमें एफर्ट देने पड़ेंगे। कुछ उसमें एफर्ट देने के साथ क्या, कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। राइट, तभी वो आपका वर्क हो पाएगा। टू डू एनीथिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। कुछ भी करने के लिए, या फिर हम किसी भी चीज को पुल करें या किसी भी चीज को पुश करें, तो इसलिए पुल और पुश क्या होगा, एक फोर्स होगा। ठीक है, अब पुल और पुश एक फोर्स कैसे हो गए? देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपको कोई ब्लॉक है आपका ये, ठीक है, आपने इसको पुल भी करना है और इसको आपने पुश भी करना है। ठीक है, पुश करने के लिए आप इसको अपने से दूर भेज रहे हो और पुल करने के लिए आप इसको अपने पास लेके आ रहे हो। ठीक है, मतलब खींच रहे हो एक तरह से। तो अगर आपने इसको अपने से दूर भेजना है तो उसके लिए भी आपको फोर्स इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा। और अगर आप इसको पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, तो भी आपको इसको खींचना पड़ेगा। और ये बात किस पे डिपेंड करेगी? मतलब उसका जो मास होगा उस पर डिपेंड करेगी। अगर बहुत ज्यादा भारी होगा तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। राइट, तो जो आपका फोर्स है वो क्या है? किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी एफर्ट्स यूज हो रहे हैं, जो आपकी पावर यूज हो रही है, जो आपकी शक्ति यूज हो रही है। ठीक है, आई होप आपको इस वाले एग्जाम्पल से ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, टू ओपन अ डोर आइदर वे पुश और पुल इट। कोई भी डोर खोलने के लिए हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। अ ड्रॉर इज पुल्ड टू ओपन एंड पुश्ड टू क्लोज। एक ड्रॉर को जब आप खोलते हो तो आप पुल करते हो उसको खोलने के लिए, और पुश क्या करते हो? जब बंद करते हो तो पुश करके उसे बंद कर देते हो। राइट, अब देखिए, जब भी हम कहीं भी किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या कहीं भी हम सुपरमार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास डोर पे एक नोट लगा होता है कि पुल और पुश। राइट, उसका क्या मतलब है? या कहीं आपने देखा होगा कई जगह नोट ये भी होता है कि इसको अंदर की तरफ खींचिए। राइट, ऐसे करके होता है, पुश इनवर्ड्स, पुश आउटवर्ड्स ऐसे करके, या पुल इनवर्ड्स ऐसे करके। तो वो सारा क्या है कि आप इसको इस तरफ इसका फोर्स लगाइए। कि मतलब हो सकता है उन लोगों ने डोर में बाहर की तरफ कुछ एप्लीकेबल कर रखा हो तो वो डोर सिर्फ अंदर की तरफ ही खुल सकता हो। लेकिन अब कुछ लोगों से बाहर खोलने लग जाए तो उनका तो डोर खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, पुश और पुल के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने भी कई बार देखा होगा, हम लोग भी कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, कि हम पुश करें या पुल करें, या फिर जो हमसे बड़ी जनरेशन के लोग होते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज एक जैसी लगते हैं। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए, पुश मतलब किसी भी चीज को आप बंद करना चाहते हो और पुल मतलब किसी भी चीज को आप खोलना चाहते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इफेक्ट क्या आता है फोर्स का। सो इसमें आपका वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल देख, मतलब वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल भी नहीं कहना चाहिए हमें, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के लिए ना हम एग्जाम्पल्स के बेसिस पे देखेंगे कि उसका फोर्स का इफेक्ट आता कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप इस चीज को ऐसे थियोरेटिकली नहीं समझ सकते। राइट, तो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। जो आपके फोर्स है वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। इट इज ट्रू। राइट,
ये ट्रू है बिल्कुल, कि अगर हम कोई भी स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे सपोज कीजिए आपका एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, अब आपने यहाँ से इसको फोर्स लगाना शुरू करा, क्या ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा? हाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने इस पे क्या लगाया है? फोर्स लगाया है, राइट। ये ए ब्लॉक था, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि हमने फोर्स लगाया है। फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग बाय अप्लाइंग अ फोर्स, मतलब अगर आप एक फुटबॉल को किक मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने स्पेस या पोजीशन चेंज करेगी, तो ये क्या हो गया? फोर्स लगी है। तो फोर्स लगते क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या स्टेशनरी बॉडी है तो वो अपनी क्या करती है? पोजीशन चेंज कर लेती है, ठीक है। फिर बात आती है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब फोर्स एक मूविंग बॉडी को भी स्टॉप कर सकता है, कैसे? हाँ, और हम पूछ सकते हैं कि क्यों रोक सकता है। जब भी हमने ये पढ़ा कि फोर्स जो है वो एक रुकी हुई बॉडी को चला सकता है। तो देखिए सपोज कीजिए ये आपका एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल ऐसे जाता जा रहा है इधर से। अब यहाँ पे कोई खड़ा है, उसने क्या करा? इसको रोक लिया, ठीक है। तो क्या ये बॉल यहाँ पे रुक जाएगा? हाँ रुक जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उसने क्या लगाई है? फोर्स लगाई है। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो फोर्स है वो किसी भी रुकी हुई बॉडी को भी चला सकता है और किसी चलती हुई बॉडी को भी रुका सकता है। इसका एग्जाम्पल इन लोगों ने क्या दे रखा है? जब भी हम ब्रेक लगाते हैं, ए रनिंग साइकिल और रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड। तो अगर कोई साइकिल चल रही होती है, कोई व्हीकल चल रहा होता है तो वो रुक जाता है जब भी हम ब्रेक लगाते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब बात आती है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है। कैसे? अगर आप कार लेके जा रहे हैं, आपने फोर्स उसमें डाली और आपने उसको टर्न कर दिया, तो क्या वो नहीं घूमेगी? घूमेगी। उसका हैंडल चेंज करती ही वो घूमेगी, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग फोर्स बाय मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग बाइसाइकिल कैन बी चेंज, मतलब अगर हम फोर्स लगाएंगे और उसके हैंडल के द्वारा जो हम एक बाइसाइकिल चलती जा रही है, मतलब हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आप इस चीज को क्या समझ सकते हैं? जो फोर्स है वो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी चला सकते हैं, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रुका सकते हैं और किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट। अब सिमिलरली बाय मूविंग स्टीयरिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी चेंज, कि मतलब क्या कहना चाहता है वो? अगर आप स्टेयरिंग को मूव करते हैं तो जो एक रनिंग व्हीकल है उसकी आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यस, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम उसकी स्टेयरिंग को घुमाते हैं तो व्हीकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जैसे हमने ऊपर बाईसाइकिल के केस में पढ़ा। तो अब आपको आई होप ये तीनों पॉइंटर्स बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि कोई भी अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है फोर्स उसको चला सकता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है फोर्स उसको रुका सकता है, प्लस अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ इफेक्ट पे। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड बदल सकता है, कैसे? बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल। एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड है किसी भी व्हीकल की, मतलब चलते हुए व्हीकल की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है और ब्रेक लगाने के बाद स्पीड उसकी घट सकती है। मतलब एक्सेलरेशन के एप्लीकेशन से और ब्रेक्स के एप्लीकेशन से हम उसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ इफेक्ट की तरफ। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आप किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो उसका शेप और साइज भी बदल सकता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन, स्पीड या फिर उसे चला रहा था या उसे रुका रहा था, पर शेप साइज कैसे बदल जा सकता है, राइट। तो कैसे? बाय हैमरिंग, ठीक है। जब भी आप हैमर का यूज करते हो, ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न इनटू अ थिन शीट। हैमर का यूज कर करके जो मेटल का एक बड़ा ब्लॉक है उससे एक थिन शीट निकल सकती है, या फिर कोई भी स्टोन जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट सकता है। एक बड़ा स्टोन छोटे छोटे पीसेस में टूटा हो तो उसका शेप और साइज दोनों डिफर हुए ना, ऐसे। अब इसमें ना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जैसे उसने आपको ये टैगलाइन दे दी कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। अब आपको उसने पूछा कि इसमें आप कौन से प्रोसेसेस का यूज कर सकते हो या फिर इसका एक एग्जांपल दीजिए, तो प्लीज आप इन सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्लस ये ना एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो एक मूविंग बॉडी है उसको रुका सकता है फोर्स, ठीक है। एक जो स्टेशनरी बॉडी है उसको मूव करा सकता है, फिर स्पीड बदल सकता है, फिर डायरेक्शन बदल सकता है, और एक क्या हो गया? शेप और साइज बदल सकता है। ये तीनों क्या है? ऑल्टरेशन, मतलब इनमें चेंज हो सकते हैं।
ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे और अपने लिए ना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हमें क्या पढ़ना है। फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फोर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, क्या क्या? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस। अब सबसे पहले ना हम इनका नाम ही देख लेते हैं, समझ आ रहा है हमें इनके नाम से। बैलेंस फोर्स मतलब जो बैलेंस रहे, और अनबैलेंस मतलब जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, नहीं। लेकिन इनके नेम से आप इनको याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता रखी है कि कैसे आप उसके नेम को ही थोड़ा अपने माइंड में सेट करिए और उसके इधर उधर के इफेक्ट सोच सोच के आप उसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। मतलब कभी भी ना आपको साइंस को बैठ के याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब जितनी भी फोर्स किसी भी चीज पे लग रही है, अगर उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, उसे हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा। हम एक बार पहले देखते हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं ये क्लीन कर लूँ, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है, अगर किसी भी ब्लॉक पे, ठीक है, रिजल्टेंट जो फोर्स है, मतलब अप्लाइड जितनी भी फोर्स है उनका रिजल्टेंट जीरो है। मतलब आपने एक फोर्स इधर से लगाई, एक फोर्स इधर से लगाई, ठीक है, इस ब्लॉक पे। ये आपकी 10 न्यूटन की फोर्स, ये आपकी 12 न्यूटन की फोर्स, लेट से। ठीक है, अब आपने इस दोनों फोर्सेस से इस ब्लॉक को यहाँ से मूव कराने की कोशिश करी। अब यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फोर्सेस मिल रही है, मतलब रेजिस्टेंस फोर्सेस मतलब जो इसको मूव नहीं करने देना चाहती। एक है 12 न्यूटन की, फिर से है एक 10 न्यूटन की। या फिर लेट से अगर मैं इसको चेंज करूँ तो सपोज कीजिए कि ये एक है 11 न्यूटन की और एक फिर से एक और है 11 न्यूटन की। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, मतलब इधर से टोटल कितनी फोर्स लग रही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूं तो इधर से लग रही है 22 न्यूटन फोर्स, और इन दोनों को ऐड करके देखूं तो इधर से भी क्या लग रही है 22 न्यूटन फोर्स। मतलब क्या कहना चाहिए हमें कि 22 न्यूटन की फोर्स से हम ये चाहते हैं कि वो ब्लॉक हिले, और 22 न्यूटन की फोर्स से ही हम ये चाहते हैं कि वो ब्लॉक ना हिले। इसका मतलब क्या है, वो ब्लॉक हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो ब्लॉक है ये जहां था वो वहीं का वहीं रह जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट है, मतलब 22 न्यूटन इधर से, 22 न्यूटन इधर से, इनका ये दोनों इक्वल हो गए, यानी इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब इधर से जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है और इधर से जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो चुका है, जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है वो जीरो फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि उसके अपोजिट में भी तो हो रही है, उसके इक्वल वाली, इसलिए। तो इस टाइप की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। आई होप आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर ब्लॉक पे एक साइड से 12 न्यूटन आ रहा है, एक उसी साइड से 10 न्यूटन भी आ रहा है, लेकिन अपोजिट साइड से उसको रेजिस्ट करने के लिए दो और फोर्सेस लग रही है, 11 न्यूटन एंड 11 न्यूटन की। तो बॉक्स क्या हिलेगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ कितनी कितनी फोर्सेस है, 22 न्यूटन की फोर्सेस है, और वो ब्लॉक जहां था, बॉक्स जहां था, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। इन द टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर आपको पता होगा, जो एक वो होता है ना कि वो बच्चे, इधर कुछ बच्चे खड़े हैं वो ऐसे रोप को खींच रहे, इधर कुछ बच्चे खड़े हैं वो रोप को इधर खींच रहे, मतलब वो जो ऐसे जिसे कुछ लोग रस्सा खींची भी कहते हैं, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर दोनों टीम क्या करें, एक जैसा मैग्नीट्यूड लगाए फोर्सेस का अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ऊपर वाले केस में हो रहा है। इधर से जो आप उसको हिलाने के लिए फोर्स लगा रहे हो वो भी 22, उधर से उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो वो भी 22। तो इसलिए क्या होगा, जो रोप है, मतलब जो ब्लॉक है वो हिला नहीं। तो इस केस में क्या होगा, टग ऑफ वार के केस में रोप जो है वो भी नहीं हिलेगी, मतलब वो किसी भी साइड नहीं जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, और बैलेंस फोर्सेस क्यों है, क्योंकि जो रिजल्टेंट है सारी फोर्सेस का वो क्या आ गया, जीरो आ गया है। ठीक है, फिर बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज टू स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्सेस की वजह से स्टेट में कोई भी बदलाव नहीं आता है। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब बैलेंस फोर्सेस क्या होता है, इक्वल तो होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट जाती है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, ए और माइनस ए, तो दोनों ही आपस में कैंसिल होकर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ऐसे। ठीक है,
ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको ये सारा कुछ याद रखना है जिससे आपको ये सब समझ आ सके। फिर बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्सेस किसी भी चीज का शेप और साइज बदल सकते हैं। कैसे? अगर दोनों तरफ से फोर्सेस अप्लाइड हो रही है किसी भी बलून के, तो उसकी शेप और साइज ऑब्वियस सी बात है बदल सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपका कोई ब्लॉक है, बलून है, कुछ भी है, इधर से आपने फोर्स दी, ये उधर की तरफ निकल गया, पर वापस से आपने उधर से दी, ये इधर की तरफ। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये आपका कोई ब्लॉक है क्ले का, ठीक है, आपने यहाँ से इसको फोर्स दी, ठीक है, अब इसके बाद ये कैसा बन गया, ये कुछ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ से फोर्स दिया ना तो इधर से निकल गया, फिर आपने इसको इधर से फोर्स दे दी, तो अब इसकी शेप कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी, दोनों तरफ से बिगड़ी बिगड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की शेप और साइज को बदल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और जो हमारा ये ऊपर वाला था, हम एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसका स्टेट जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है, देखिए अब जो बैलेंस फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में मतलब जैसे यहाँ पे था 22 ठीक है, और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो स्टेट में कैसे, अब जैसे ये ब्लॉक था, ठीक है, सपोज कीजिए ये आइस का ब्लॉक है, आपने एक तरफ से इसको धक्का मारा, दूसरी तरफ से आपने इसको धक्का मारा, तो क्या ऐसा होगा कि ये अपने स्टेट बदल ले? नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। या ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसे आइस टूट फूट जाए, वो हो सकता है कि उसका शेप और साइज बदल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल अपना स्टेट ही चेंज कर ले, राइट। तो आपको ये सारे पॉइंटर्स ने इसके बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। अब इसके बाद जो हमारा अनबैलेंस फोर्स है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।